नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। चलिए उसमें और गति देने के लिए आज हम लोग ब्लड रिलेशन को पढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन बिहार एसएससी के एग्जाम में 50 क्वेश्चन में निश्चित तौर पर 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर बनेगा। और 2 से 3 का मतलब हो गया कि कम से कम 8 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 12 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर के हिस्से में आएगा। तो कंपटीशन है, एक एक नंबर पर यहाँ हजारों स्टूडेंट फाइट करने के लिए पंक्ति में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर तो 8 नंबर की बात है। तो तैयारी करते हैं, जबरदस्त तरीके से सीखते हैं, ना कि पढ़ते हैं। अगर एक बार आप सीख लोगे तो फिर किसी भी मुश्किल से मुश्किल प्रश्न को बहुत आसानी तरीके से आप बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं रूट लेवल से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में रिश्ते 2 बार बनता है। एक बार बनता है जन्म के आधार पर, जैसे हम यहाँ पर अपने आप के रेफरेंस पर रिप्रेजेंट करते हैं माई सेल्फ, यानी कि हम स्वयं को ले लें। स्वयं के आधार पर हम समझें कि मेरा जो रिलेशन है वो 3 फैमिली से, 3 घर से हमेशा जुड़ता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। 3 घर से, तो 2 घर से तो संबंध जन्म के साथ ही बन जाता है, और वो है पिताजी के घर, पिता का घर और माता का घर। पिताजी के घर और माताजी के घर से मेरा जो है वो ब्लड रिलेशन बनता है, यानी कि खून का रिश्ता होता है। पिताजी और माताजी से मेरा जन्म हुआ तो स्वाभाविक है कि दोनों घर के साथ मेरा खून का रिश्ता होगा, ठीक है। लेकिन जब मेरी शादी होगी तो मेरा जो ससुराल का घर होगा वो मेरा ब्लड रिलेशन में नहीं आएगा। उसको कहा जाता है इन लॉ रिलेशन, यानी कि ससुराल का घर। और इस घर से मेरा जो रिलेशन होगा वो, उस रिलेशन को हम कहते हैं इन लॉ रिलेशन, यानी कि कानून के माध्यम से वहां पर मेरा रिलेशन बनता है। तो देखते हैं कि अब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कौन कौन से टेक्नोलॉजी काम में आता है। तो कोई भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न हो तो वो डायग्राम के माध्यम से बनता है, और डायग्राम में जब हम कथन को पढ़ते हैं तो हमें एक रिलेटिव टर्म मिलता है और उसके बाद कुछ मेल और फीमेल पर्सन मिलते हैं। तो देखते हैं इनका डायग्राम में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं। डायग्राम जो भी मतलब कि बनाया जाता है उसमें 2 तरह की बातें होती हैं। जेंडर जनरेशन, तो पहले हम जेंडर की बात कर लें, यानी कि लिंग। तो परिवार में जेंडर के आधार पर 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। मेल पर्सन, यानी कि पुरुष,
और इसके लिए हम लोग एक बॉक्स की आकृति को हम शो करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग प्लस और माइनस टर्म यूज करते हैं, लेकिन प्लस और माइनस टर्म जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो प्लस और माइनस कंफ्यूजिंग होने लगता है। इसलिए हम लोग पुरुष के लिए बॉक्स टर्म बनाएंगे और महिला के लिए यानी कि फीमेल के लिए, फीमेल यानी महिला के लिए एक सर्कल फॉलो करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जब कथन को पढ़ने के बाद अगर किसी व्यक्ति का जेंडर हमें स्पष्ट न हो, यानी कि अननोन पर्सन, अननोन जब पर्सन हो जाए, अननोन पर्सन हो और उसका जेंडर हमको पता न चले, तो ऐसे स्थिति में उसके लिए क्वेश्चन मार्क, ऐसे व्यक्ति जो कि मेल और फीमेल कथन को पढ़ने के बाद यदि स्पष्ट ना हो तो हम उसको उसके नाम के नीचे में क्वेश्चन मार्क लगा दें। मेल और फीमेल जब स्पष्ट ना होगा तो उसका आंसर हम पॉसिबिलिटी में देंगे, डेफिनेट में आंसर हम उसका नहीं देंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि पुरुष के लिए बॉक्स टर्म, महिला के लिए सर्कल टर्म और अननोन पर्सन के लिए एक लाइन के नीचे में क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करते हैं जनरेशन की। तो जनरेशन में हमको कम से कम 5 जनरेशन को फोकस करना होगा, क्योंकि एग्जाम में जो भी रिलेटिव टर्म दिए जाते हैं वो 5 जनरेशन से संबंधित होता है। तो जनरेशन में यहां पर 3 तरह का आपको रिलेटिव टर्म मिलेगा। कुछ रिलेटिव टर्म इक्वल होते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, कजन, ये सब इक्वल जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो इक्वल जनरेशन। दूसरा अपर जनरेशन, तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उसको हम अपर साइड में उसको हम शो करते हैं। फिर पुत्र और पौत्र का जो जनरेशन होता है उसको हम लोअर जनरेशन बोलते हैं। लोअर जनरेशन। तो इसका सिंबल क्या होगा? तो इक्वल जनरेशन के लिए हम दाहिने तरफ या बाएं तरफ जब एरो से शो करते हैं तो वो इक्वल जनरेशन को शो करता है। उसी तरीके से अपर जनरेशन का मतलब है कि नीचे से ऊपर की ओर पेरेंट्स को दिखाना हो तो अपर जनरेशन में, ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाना हो तो पेरेंट्स के भी पेरेंट्स यानी कि 2 बार अपर लेयर में आपको जाना होगा। उसी तरीके से पुत्र को दिखाना हो तो ऊपर से नीचे की ओर उसको पोजीशन देना होगा। पौत्र को दिखाना हो तो फिर 2 बार उसको डाउन जनरेशन में यानी कि पुत्र का पुत्र यानी कि 2 बार आपको नीचे की ओर शिफ्ट करना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं इक्वल जनरेशन का मतलब लेफ्ट राइट जनरेशन, अपर जनरेशन का मतलब ऊपर वाला लेयर, लोअर जनरेशन का मतलब नीचे वाला लेयर। इसके बाद इक्वल जनरेशन में ही इन लॉ जनरेशन होता है। तो ब्लड रिलेशन और इन लॉ रिलेशन का जो साइन होता है उसमें हमको डिफरेंसेस शो करना होगा, क्योंकि डिसीजन लेने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है।
तो जब यहां पर डबल एरो वाला साइन यूज करेंगे इन लॉ रिलेशन में और सिंगल एरो वाला साइन यूज करेंगे ब्लड रिलेशन में, तो पुत्र और पिता के बीच में ब्लड रिलेशन तो सिंगल एरो, भाई भाई या भाई बहन के बीच में ब्लड रिलेशन तो सिंगल एरो, यहां पर पिता और पुत्र के बीच में ब्लड रिलेशन तो सिंगल एरो, लेकिन पति और पत्नी के बीच में डबल एरो क्योंकि उनके बीच में ब्लड रिलेशन ना होकर के इन लॉ रिलेशन होता है। तो ये साइन इन लॉ रिलेशन का है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का, पति और पत्नी का। ये जो है भाई बहन वाला सिंबल है, ये सिंबल जो है पुत्र और पिता का है, और ये जो है पिता और पुत्र का है। लोअर का मतलब निचले पोजीशन पर पुत्र होगा, ऊपर वाले पोजीशन पर पिता होगा। यहां पर निचले पोजीशन पर पुत्र होगा और ऊपर वाले जनरेशन पर पिता होगा, अपर जनरेशन लोअर जनरेशन। तो रेफरेंस हमेशा रेफरेंस के आधार पर जनरेशन शो किया जाता है, रेफरेंस के आधार पर जनरेशन शो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम देखते हैं कुछ कंफ्यूजिंग रिलेटिव टर्म्स, क्योंकि प्रॉब्लम माता और पिता को शो करने में प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम आता है जब अंकल का मीनिंग आप बहुत कॉन्साइज फॉर्म में उसका मीनिंग आप समझते हो। ग्रैंडफादर को आप कॉन्साइज, ग्रैंडफादर का मतलब दादा होता है, लेकिन ग्रैंड जनरेशन में दो मेंबर होते हैं, मेल भी दो और फीमेल भी दो। अंकल में 4 तरह के मेंबर होते हैं, जबकि हमारे दिमाग में अंकल का मतलब केवल और केवल पिताजी के भाई होते हैं, और ब्लड रिलेशन में कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। तो पहले हम समझते हैं कि किस रिलेटिव टर्म में कितने मेंबर आते हैं। रिलेटिव टर्म को 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। तो पहला ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर में 2 मेंबर आते हैं, एक पिता के पक्ष से दादाजी और एक माताजी के पक्ष से नाना जी। इनको हम पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलेंगे और इनको मैटरनल ग्रैंडफादर। उसी तरीके से दूसरा ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर का मतलब है कि पिताजी के आधार पर दादी और माताजी के आधार पर नानी, ये दोनों इक्विवेलेंट। चलिए अब तीसरा अंकल। अंकल में 4 मेंबर होते हैं, पिताजी के भाई, पिताजी के बहनोई, यानी कि पिताजी के भाई चाचा हुए और पिताजी के बहनोई फूफा जी हुए। फिर माताजी के भाई मामा जी हुए और माताजी के बहनोई मौसा जी हुए। अंकल के सेट में ये चारों मेंबर शामिल होते हैं। तो मेरा सेंस ब्रॉड होना चाहिए, न कि एक व्यक्ति पर टिका हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब मेरा सोच संकुचित होगा तो फिर निष्कर्ष को गलत होने की संभावना बढ़ जाता है या जटिलताओं से घिर जाता है। तो जब मेरा सोच ब्रॉड तरीके का होगा तो फिर कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरी बात है
कि ब्लड रिलेशन में हम इंग्लिश टर्म यूज करते हैं, क्योंकि हिंदी में आप देख रहे हो कि एक ही मतलब कि ग्रैंडफादर का दो व्यक्ति, ग्रैंडफादर लेवल पर दो व्यक्ति है, ग्रैंड मदर लेवल पर दो व्यक्ति है, लेकिन ये दोनों के लिए हम ग्रैंड मदर टर्म यूज कर सकते हैं। हाँ, अब कहोगे कि एकरा में प्रायोरिटी ऑर्डर, तो भारतीय समाज एक पैतृक समाज होता है, तो पहले हम पिता को बेस बनाते हैं। मेरा जो पहचान है, मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है वो पैटर्नल होता है, मैटरनल नहीं होता। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमको पिताजी को देना है फर्स्ट, लेकिन अगर ऑप्शन पिताजी के आधार पर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सेकंड प्रायोरिटी हमको माताजी के आधार पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स में दोनों इक्वल होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं चौथा रिलेटिव टर्म कि आंटी। तो आंटी के सीट में कौन कौन मेंबर होंगे? तो स्वाभाविक है कि जितने भी यहां पर मेल मेंबर हैं उनकी पत्नियां आंटी कहलाएंगी। इसका मतलब है कि चाचा की पत्नी चाची, फूफा की पत्नी फुआ, मामा की पत्नी मामी, और मौसा की पत्नी मौसी। अब इनके संतान को अब हम समझ लेते हैं। पांचवा, कजन। तो ध्यान दीजिए, कजन में चाचा और चाची का बेटा और बेटी दोनों, यानी कि कजन में मेल भी आता है और फीमेल भी। इसका मतलब है कि कजन दोनों जेंडर में यूज होता है। तो चाचा चाची के संतान को हम कजन बोलेंगे, फूफा और फुआ के संतान को भी हम कजन बोलते हैं, मामा और मामी के संतान को भी कजन बोलते हैं, मौसा और मौसी के संतान को भी हम कजन बोलते हैं। यानी कि अंकल तथा आंट के बेटा और बेटी को, बेटा या बेटी को कजन कहा जाता है। अब देखते हैं छठा, सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होगा सहोदर, यानी कि अपना भाई और अपनी बहन को हम सिबलिंग कहते हैं। भाई या बहन को हम अपना ओन, अपना भाई और बहन को हम सिबलिंग कहते हैं। अपने पेरेंट्स के संतान आपस में सिबलिंग होते हैं। चलिए, छठा के बाद अब देखते हैं सातवां नंबर, स्पाउस। स्पाउस का मतलब होगा कि पति या पत्नी। दोनों टर्म के लिए स्पाउस टर्म का प्रयोग किया जाता है, दोनों के लिए, पति के लिए भी स्पाउस और पत्नी के लिए भी स्पाउस। तो पति या पत्नी के लिए हम स्पाउस टर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आठवां टर्म, नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब हो गया कि भाई और बहन के मेल संतान को नेफ्यू कहा जाता है। भाई तथा बहन के बेटा को नेफ्यू कहा जाता है। भाई या बहन के बेटा को नेफ्यू कहा जाता है। फिर
निस, भाई और बहन के बेटी को निस कहा जाएगा। भाई या बहन की बेटी निस कही जाती है। हिंदी में इसको भतीजा या भांजा कहा जाएगा। नेफ्यू का मतलब भतीजा या भांजा और निस का मतलब भतीजी या भांजी। 10वां नंबर रिलेटिव टर्म। ग्रैंडसन का मतलब पोता या नाती। ग्रैंड डॉटर पोती या नतनी। बारह सिस्टर इन लॉ। का मतलब भाभी, ननद और साली। ये तीनों रिश्ता जो है शादी के बाद बनता है और ये तीनों मेंबर अपने मतलब कि पीढ़ी के सदस्य होते हैं। तो अपने पीढ़ी में फीमेल मेंबर को हम सिस्टर बोलते हैं, लेकिन जब शादी के आधार पर वो रिलेशन में आते हैं तो उसमें इन लॉ टर्म यूज हो जाता है। तो सिस्टर इन लॉ में ये भी 3 मेंबर का एक सेट है। तो यहां पर किसी एक मेंबर को फोकस करना गलत होगा। अब हम देखते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब बहनोई, साला और देवर। ये दोनों ब्रदर इन लॉ में बहनोई, साला और देवर, ये तीनों सदस्य आते हैं। ग्रेट ग्रैंडफादर, ये एग्जाम में कभी कभी इस टर्म को भी आप ऑप्शन में देखोगे, यानी कि दादाजी के पिताजी को हम ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं, यानी कि परदादा। ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादी। ग्रेट ग्रैंडसन, का मतलब परपोता। और ग्रेट ग्रैंड डॉटर मीन्स परपोती। इसके अलावा कुछ और रिलेटिव टर्म है। फादर इन लॉ,
और मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, और सन इन लॉ। ये चारों को एक साथ समझते हैं। तो यहां पर ससुर, सास, बहू यानी कि पुत्र वधू, और दामाद, ये सब इन लॉ रिलेशन में आते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म जो एग्जाम में ऑप्शन में देखा जाता है उसका हम लिस्ट अब देख चुके हैं। अब इसमें 5 टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। अगले वीडियो में हम टाइप वाइज ब्लड रिलेशन को डिस्कस करेंगे।